हेलो। लाइव किया जी? है? कर दिया। चलिए, तो आ जाइए। आइए देखते हैं। देखिए, आपको जनवरी से जून तक 1000 प्लस क्वेश्चन का डिस्कशन करवा रहे हैं, जिसमें पिछले 4 दिन में लगभग हमको लगता है 400 क्वेश्चन करवाए हैं। आज 5वां दिन है। 500 क्वेश्चन तो कम से कम हो ही जाएगा। 100 क्वेश्चन तो कम से कम हो ही जाएगा। और फिर जो बचा हुआ क्वेश्चन होगा उसका सेशन जो है कल शाम में 5 बजे से लगाएंगे। कल शाम में 5 बजे से लगाएंगे। तो जो भी डेली टेस्ट में पार्टिसिपेट करने वाले छात्र हैं, कल शाम में आपको 5 बजे आना है। और फिर जो है 5 से वही 9-10 बजे तक हमको लगता है खत्म हो जाएगा। खत्म कर देना है कल। कल शाम में 5 बजे से जो भी टाइम लगे खत्म कर देंगे। कल 9 बजे तक हम टारगेट लेंगे, 9:30-10 बजे तक खत्म कर देंगे सारा कुछ। अब आइए आज के सेशन की जो है हम लोग शुरुआत करते हैं। ये जो चित्र है, इस पे एगो तो मेरा चित्र है, उसको तो आप जानबे करते हैं, ठीक है। ये जो दूसरा चित्र है ना बाबू, बहुत सख्त महिला है और इसका नाम है एनालेना बेयरबाक। बेयरबाक इसका नाम है, एनालेना बेयरबाक। देखिए, आपको जैसे कल के सेशन में बीता हुआ, कल के सेशन में हम आपको बताए थे कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो एक संकेत देना चाह रहे थे कि भारत में जो भी प्रमुख पद है उस पद पर आसीन जो भी लोग हैं, कौन किस पद पर आसीन है, यह बात आपको करंट के संदर्भ में याद रखना चाहिए। तो वो तो राष्ट्रीय नियुक्तियां थी, नेशनल अपॉइंटमेंट था। और ये जो है ये आपको अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे संगठन हैं। उन संगठनों में किसी में महासचिव होता है, किसी में महानिदेशक होता है, किसी में अध्यक्ष होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हैं, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के वर्तमान में अध्यक्ष महासचिव कौन है या महानिदेशक कौन है, इसको आपको याद रखना है। तो ये जो एनालेना बेयरबाक नामक महिला है, इसके चर्चा में रहने का जो रीजन है वो यह है, एक तो ये जर्मनी की है और पहले जो है विदेश मंत्री जर्मनी की है और पहले जर्मनी के विदेश मंत्री की पद पर जो है ये रह चुकी है। विदेश मंत्री की पद पर यह रह चुकी है। और बाबू, आपको विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन अगर देखा जाए तो आप सब लोग जानते हैं, विश्व का जो सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है
यूएनओ है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ जो कि 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ है, और 24 अक्टूबर को स्थापित हुआ है, इसी वजह से 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो जो विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन यूएनओ है, यूएनओ में टोटल 6 अंग है। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इन 6 अंगों में जो आपको महासभा है, जिसे विश्व का लघु संसद कहा जाता है, प्रत्येक वर्ष महासभा की बैठक आयोजित होती है, और महासभा की बैठक सामान्य तौर पर सितंबर के माह में आयोजित होती है और सितंबर से लेकर दिसंबर तक चलती है। 2025 में यूएनओ के महासभा, यूएनओ के महासभा के 80वें सत्र, 80वें सत्र 2025 में यूएनओ के महासभा के 80वें सत्र का आयोजन होना है। सितंबर 2025 से दिसंबर 2025 के बीच में इस सत्र की अध्यक्ष चुनी गई है जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेयरबाख। इससे पहले आपको 79वें सत्र का आयोजन हुआ, यूएनओ के महासभा के 79वें सत्र का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता फिलेमान यंग ने किया, फिलेमान यंग ने किया, जो कि कैमरून देश का था। वहीं अगर ये भी महिला है, और यूएनओ के महासभा की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला अगर देखा जाए तो श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित बनी है, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, जो कि 1953 में यूएनओ के महासभा की अध्यक्षता जो है आपको वो की थी। और यूएनओ के अंतर्गत ही जो कई सारे संगठन हैं, उसमें एक सचिवालय है। किसी भी संगठन का जो सचिवालय होता है ना, वह दिन प्रतिदिन के काम को निपटाता है। जैसे लोकसभा का सचिवालय लोकसभा के दिन प्रतिदिन के काम को निपटाता है, राज्यसभा का सचिवालय राज्यसभा के दिन प्रतिदिन के काम को निपटाता है। तो उसी प्रकार से जो है यूएनओ का जो सचिवालय है, वो यूएनओ के दिन प्रतिदिन के काम को निपटाने का काम करता है। और सचिवालय में एक महासचिव होते हैं, और यूएनओ के सचिवालय के जो महासचिव है, अर्थात यूएनओ के जो महासचिव है, आप सब लोग जानते हैं एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में यूएनओ के महासचिव हैं। वही यूएनओ के प्रथम महासचिव की बात की जाए तो ट्रिगवेली थे, जो कि नॉर्वे के रहने वाले थे। अब यूएनओ की ही अनुषंगी संस्था है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, यूनेस्को। ये सब जो है बाबू आपको यूएनओ की ही अनुषंगी संस्था है। ये सब संस्था यूएनओ के अंतर्गत ही आता है। तो आपको जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय बंगा, अजय बंगा। इसके बाद आईएमएफ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। फिर इसके बाद एक संगठन है आपको यूनिसेफ, यूनिसेफ। इसके अध्यक्ष हैं, आपको अगर देखा जाए तो यूनिसेफ के अध्यक्ष हैं
कैथरीन रसेल, कैथरीन रसेल। फिर आपको यूनेस्को है, यूनेस्को के महानिदेशक है आंद्रे अजोले, आंद्रे अजोले, आंद्रे अजोले। इसके बाद एक संगठन है नाटो, जो कि काफी चर्चा में है। नाटो के महासचिव है मार्क रूटे, मार्क रूटे, मार्क रूटे। फिर एक संगठन है बाबू आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, इसके अध्यक्ष है मसाता कांडे, मसाता कांडे। तो ये सब विश्व के प्रमुख वैश्विक संगठन है, जिसके अध्यक्ष पद पर, महानिदेशक के पद पर या महासचिव के पद पर अलग अलग लोग बैठे हैं। तो इसको भी जो है आपको याद रखना है। मतलब यहां से हम आपको संकेत ये देना चाहते हैं कि आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष, महासचिव, महानिदेशक को याद रखना है। तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर के अध्यक्ष, महानिदेशक को याद रखना है आपको। इसके बाद स्टैटिक में बाबू आप देखिएगा, आप क्या देखिएगा, तो स्टैटिक में बाबू आप ये देखिएगा, मानचित्र नहीं लगाता है जी, है बोका। अब आप देखिएगा बाबू स्टैटिक में, स्पेशली बिहार पुलिस जैसे एग्जाम में आप देखेंगे संगठनों का मुख्यालय पूछा जाता है। जैसे आपको गेट है, गेट, गेट जिसके स्थान पर अब WTO आ गया है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गया है। गेट हो या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो, गेट हो या विश्व व्यापार संगठन हो, दोनों का मुख्यालय जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और जेनेवा में कई सारे संगठनों का मुख्यालय है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। फिर इसके बाद एक है आपको विश्व पर्यटन संगठन, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में है। फिर आपको यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। फिर आपको वर्ल्ड बैंक है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। IMF है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। यूनिसेफ है, यूनिसेफ का मुख्यालय, यूनिसेफ का मुख्यालय, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। फिर यूनेस्को है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। फिर आपको नाटो है, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका मुख्यालय मनीला में है। इसके अलावे अरब लीग है, अरब लीग एक संगठन है, उसका मुख्यालय जो है काहिरा में है। फिर आपको ओपेक है, उसका मुख्यालय वियना में है। राष्ट्रमंडल है, उसका मुख्यालय जो है आपको लंदन में है। फिर आपको आसियान है, आसियान का मुख्यालय जकार्ता में है। सार्क है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। तो ये सब विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन है और हर संगठन का मुख्यालय अलग अलग शहरों में है। तो स्टैटिक के अंतर्गत इन संगठनों के मुख्यालय को जो है आपको निश्चित तौर पर याद रखना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। तो अब आ जाइए बाबू, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग में शीर्ष पर कौन देश है? वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग में अगर देखा जाए तो शीर्ष पर अमेरिका है, शीर्ष पर अमेरिका है, यानी नंबर 1 पर अमेरिका है। फिर नंबर 2 पर अगर आप देखेंगे तो चीन है। फिर नंबर 3 पर अगर आप देखेंगे जर्मनी है। और भारत की अगर हम लोग बात करें तो भारत नंबर 4 पे आ गया है। और नंबर 5 की अगर हम बात करें तो नंबर 5 पर जो है आपको जापान चला गया है। तो विश्व की जो 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है
पहला अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा जर्मनी, चौथा भारत और पांचवा जापान। ये विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। नेक्स्ट है मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक अनुमोदन रेटिंग 2025 में शीर्ष पर है नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावे जेवियर मैली हैं, फिर क्लॉडिया सिनबाम है, डोनाल्ड ट्रंप है। अगर जेवियर मैली की आप बात करेंगे तो ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। और फिर ये जो क्लाउडिया सिनबाम है ये मेक्सिको के राष्ट्रपति है। मेक्सिको के राष्ट्रपति हैं। और फिर अगर डोनाल्ड ट्रंप की हम लोग बात करें तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति है और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति है। और ये किस पार्टी से है? रिपब्लिकन। और अमेरिका में जानते हैं बाबू, कोई भी व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता, उससे ज्यादा नहीं। अब डोनाल्ड ट्रंप का काम खत्म है ये कार्यकाल के बाद। लेकिन भारत में अनुच्छेद 57 को पढ़िएगा तो अनुच्छेद 57 स्पष्ट तौर पर यह बात कहता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। किस प्रसिद्ध लेखक की कृति दिया सलाई का विमोचन किया गया है? दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी की रचना है, उनकी आत्मकथा है। 31वें एनुअल स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है? बेस्ट एक्टर का खिताब जो है टिमोथी चालमेट ने जीता है। और बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब अगर देखा जाए तो सैग अवार्ड 2025 के अंतर्गत जो है बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जो है डेमी मूर ने जीती है। और ये जो कॉन्क्लेव है, बाफ्टा के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड कॉन्क्लेव ने जीता है। बाफ्टा के अंतर्गत बाफ्टा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड कॉन्क्लेव जीता है। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? सशक्त पंचायत नेत्री अभियान पंचायती राज मंत्रालय ने शुरू किया। यहां पर देखिएगा, नेता जो पुरुष राजनीतिज्ञ होता है उसको नेता कहा जाता है, जो महिला राजनीतिज्ञ होती है उसको नेत्री कहा जाता है। जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है महिलाओं को राजनीति में सशक्त बनाना। ये नहीं कि मुखिया महिला बन गई है और उसका हस्बैंड जो है सब काम कर रहा है। प्रधान जो है मंजू देवी है, लेकिन प्रधान का काम उसका दुल्हा कर रहा होता है। मतलब इस प्रकार का चीज ना हो। तो नेत्री यानी महिला को जो है राजनीतिक तौर पर जागरूक करने के लिए इस प्रकार के अभियान की शुरुआत पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किस राज्य ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया है? एकल महिला स्वरोजगार योजना की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो है आपको उत्तराखंड ने किया है। और इसके अंतर्गत उत्तराखंड की राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं को आर्थिक सहायता दिया जाएगा जिससे वो अपना रोजगार खोल सकती हैं। दक्षिण एशियाई बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा आयोजित चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? एक तो यह जो दक्षिण एशियाई बास्केटबॉल एसोसिएशन का जो प्रतियोगिता हुआ है, इस प्रतियोगिता का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। और यह प्रतियोगिता भारत जीता है, मालदीव को हराकर जीता है। भारत जीता है और मालदीव को हराकर जीता है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किसके सहयोग से स्वावलंबिनी पहल की शुरुआत की है? स्वावलंबिनी पहल की शुरुआत नीति आयोग के द्वारा किया गया है। आप सब लोग जानते हैं
योजना आयोग के स्थान पर जो है नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और जो नीति आयोग होता है इसमें एक अध्यक्ष होता है और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री होता है तो मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष है। इसके अलावे इसमें एक उपाध्यक्ष होता है। इसमें जो उपाध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति जो है आपको अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, अर्थात प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। तो एगो उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। इसके बाद जो है एक सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। नीति आयोग के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है श्री BVR सुब्रमण्यम, श्री BVR सुब्रमण्यम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है नीति आयोग के। और जो नीति आयोग है यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पे काम करता है। सहकारी संघवाद के सिद्धांत पे काम करता है नीति आयोग। डॉल्फिन सर्वेक्षण 2025 में शीर्ष पर रहा है, यानी सबसे ज्यादा डॉल्फिन जो है किस राज्य में देखने को मिला है। तो जो डॉल्फिन सर्वेक्षण हुआ है उसमें सबसे ज्यादा डॉल्फिन गंगा नदी में जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है, उत्तर प्रदेश में। और जो डॉल्फिन है गंगा नदी में पाया जाने वाला एक जलीय जीव है जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है। और डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया है और इसी वजह से 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर अगर देखा जाए तो भारत का पहला जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है पटना में है। आप एनआईटी घाट पे जाइए, पटना कॉलेज के कैंपस पर ही, पटना विश्वविद्यालय के कैंपस में ही जो है आपको एनआईटी घाट पर डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है। समझ गए। मार्च 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार जैव ईंधन उत्पादन में भारत विश्व में किस स्थान पर है? भारत तीसरा स्थान पर है। जानते हैं बाबू, जैव ईंधन से जो है कार्बन का उत्सर्जन कम होता है। जैव ईंधन से कार्बन का उत्सर्जन कम होता है और फिर प्रदूषण कम होता है। एक प्रकार से आप कहिए तो जैव ईंधन अच्छा ईंधन माना जाता है। तो जैव ईंधन के उत्पादन में भारत तो तीसरा स्थान पर है, लेकिन पहला स्थान पर अगर देखा जाए तो पहला स्थान पर यूएसए है, दूसरा स्थान पर ब्राजील है और तीसरा स्थान पर अपना देश जो है आपको भारत है। तीसरा स्थान पर अपना देश भारत है। भुगतान सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया है? इसका आयोजन मुंबई में हुआ है, मुंबई। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन 9 से 12 मार्च कहां किया जाएगा? देखिए बाबू, होना था लद्दाख में, शुरू भी लद्दाख में हुआ, लेकिन वहां पर कम बर्फबारी होने के वजह से जो है गेम करवाना मुश्किल था। तो फिर जाकर के जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में यह गेम करवाया गया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में यह गेम करवाया गया और इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है? ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की घोषणा जो है आपको डेनमार्क के द्वारा किया गया। डेनमार्क की राजधानी कहां है? कोपेनहेगन। और स्कैंडिनेवियन देश में डेनमार्क आता है। डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, ये सब स्कैंडिनेवियन देश की श्रेणी में आता है। स्कैंडिनेवियन एक पर्वत है, उस पर्वत का विस्तार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जिन भी देशों में है वो देश स्कैंडिनेवियन देश की श्रेणी में आता है। और भी रीजन है इसके पीछे। होबर्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड में आइकॉन ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? जय शाह। जल स्वच्छता और आरोग्य के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किसके साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नेपाल के साथ।
और नेपाल भारत के उत्तर में है, इसके साथ जो है आपको बिहार भी सीमा बनाता है, बिहार की अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ ही लगा हुआ है। दूसरा, विविधता का अमृत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहां किया गया? राष्ट्रपति भवन में। अब राष्ट्रपति भवन में किया गया है तो स्वाभाविक सी बात है, राष्ट्रपति भवन में इसका उद्घाटन कौन किया होगा? राष्ट्रपति ने किया होगा, और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। प्रित्जर पुरस्कार 2025 का विजेता कौन है? देखिए, प्रित्जर पुरस्कार की अगर हम लोग बात करें तो यह पुरस्कार जो है आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है, वास्तुकला। यह पुरस्कार जो है आर्किटेक्ट वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, और इस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल भी कहा जाता है। इस पुरस्कार को वास्तुकला का नोबेल भी कहा जाता है, और यह पुरस्कार 1979 ईस्वी से दिया जा रहा है, और यह पुरस्कार जो है हयात नामक फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। हयात फाउंडेशन, हयात फाउंडेशन, हयात फाउंडेशन के द्वारा जो है बाबू आपको यह पुरस्कार दिया जाता है। और प्रित्जर पुरस्कार 2025 की अगर हम बात करें तो इसका विजेता है लियू जियाकुन। लियू जियाकुन, लियू जियाकुन जो है इसका विजेता है, और इस पुरस्कार को पाने वाला एकमात्र भारतीय है, उसका नाम है बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी जो कि 2018 ईस्वी में प्रित्जर पुरस्कार प्राप्त किया था। 19वें वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत विश्व में वैश्विक धन का केंद्र के रूप में किस स्थान पर है? किस स्थान पे है? चौथा। पहला स्थान पे कौन है? यूएसए है। दूसरा स्थान पे कौन है? चीन है। तीसरा स्थान पे कौन है? जापान है। तीसरा स्थान पे जापान है। पहला स्थान पे यूएसए, दूसरा स्थान पर चीन, तीसरा स्थान पर जापान, चौथा स्थान पर अपना देश भारत है। किस संस्था को पशु कल्याण के लिए भारत का सर्वेक्षण सम्मान प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 दिया गया है? वंताड़ा को दिया गया है। वंताड़ा ये जानते हैं कहां है? ये है आपको गुजरात के जामनगर में है। गुजरात के जामनगर में है, और इसमें जो है हाथी को संरक्षण दिया जाता है, और हाथी का अस्पताल भी है। हाथी का अस्पताल भी है, इसमें हाथी का अस्पताल भी है। हाथी की देखभाल की जाती है, और जो है इसको चलाता है मुकेश अंबानी का बेटा अनंत अंबानी। और अनंत अंबानी जो है एक रिपोर्टर, इंडिया टुडे के एक रिपोर्टर को जो है घुमा रहा था, तो उस दौरान जो है वो हाथी को खाने वाला खिचड़ी जो है ना, कहा टेस्ट करके देखिए थोड़ा कैसन लगता है, समझ गए? तो वंताड़ा खाया था, हाँ खाया था। दुनिया का पहला एआई संचालित क्रॉनिक नेत्र रोग स्क्रीनिंग कार्यक्रम नैना मित्रम 2.0 किस राज्य ने लॉन्च किया है? नैना मित्रम 2.0 कार्यक्रम जो है केरला ने लॉन्च किया है। केरल ने लॉन्च किया है। और केरल की अगर आप बात करेंगे तो केरल जो है समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य है। इसके समुद्री तट को हम लोग मालाबार तट कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं, समझ गए? और जो साइलेंट वैली है केरल में ही है, जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। विकसित भारत 2047 की राह, सबके लिए समृद्धि का मार्ग थीम के साथ कहां पर भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया गया है? मुंबई में किया गया है। मार्च 2025 में भारत सरकार ने किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? भारत सरकार ने आईआरसीटीसी और आईआरएफसी ये दोनों कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया है, और फिर नवरत्नों की संख्या बढ़कर हो गई है 26 हो गई है। और यह दोनों रेलवे से जुड़ा हुआ संगठन है, रेलवे से जुड़ा हुआ संगठन है। और जहां तक भारतीय रेलवे का सवाल है, आप सब लोग भारतीय रेलवे को लेकर के जानते हैं कि भारत में जो रेलवे है, भारतीय रेलवे का जहां तक सवाल है,
नेटवर्क में पूरे विश्व में रेल नेटवर्क में चौथा स्थान पर भारत है, और फिर मेट्रो में तीसरा स्थान पर भारत है, तीसरा स्थान पर भारत है। भारत के कोलकाता में जो है पहला अंडर वाटर मेट्रो का परिचालन जो है हुगली नदी पर किया गया है। समझ गए? तो ये सब बात जो है बाबू आपको याद रखना है। द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के द्वारा कहां पर विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? कहां किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में किस राज्य या यूटी सोनप्रयाग से केदारनाथ तक रोपवे परियोजना के निर्माण को राष्ट्रीय रेलवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना की मंजूरी दी है? तो ये जो सोनप्रयाग और देवप्रयाग है ये सब कहां है? उत्तराखंड में है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो है आपको उत्तराखंड इसका उत्तर होगा। देखिए प्रयाग, थोड़ा सा आप समझिएगा यहां पर। प्रयाग, प्रयाग किसे कहते हैं जानते हैं? दो नदियों के संगम, दो नदियों के संगम, दो नदियों के संगम को हम लोग प्रयाग कहते हैं। जैसे देव प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, कर्ण प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, ये सब प्रयाग है, और ये सब गंगा नदी से जुड़ा हुआ प्रयाग है। समझ गए? तो आपको एक नदी है अलकनंदा। अलकनंदा नदी उत्तराखंड में बहने वाली नदियों में एक प्रमुख नदी है। अलकनंदा की अगर हम बात करें तो अलकनंदा जो है उत्तराखंड में बहने वाली नदियों में एक प्रमुख नदी है अलकनंदा। अलकनंदा से भागीरथी जहां मिलती है, अलकनंदा से भागीरथी जहां मिलती है उसे हम लोग देव प्रयाग कहते हैं। अलकनंदा से भागीरथी जहां मिलती है उसे हम लोग देव प्रयाग कहते हैं। और अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है तो इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा को ही हम लोग गंगा कहते हैं, गंगा कहते हैं। इसके बाद अलकनंदा जब मंदाकिनी से मिलती है तो अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है रुद्रप्रयाग में। कहां मिलती है? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में मिलती है। फिर अलकनंदा नदी आपको, अलकनंदा नदी जब नंदाकिनी से मिलती है, नंदाकिनी नदी से मिलती है तो उसे हम लोग नंद प्रयाग कहते हैं, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग कहते हैं। फिर अलकनंदा जब धौली गंगा से मिलती है, अलकनंदा जब धौली गंगा से मिलती है तो उसे हम लोग विष्णु प्रयाग कहते हैं, उसे हम लोग विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग कहते हैं, विष्णु प्रयाग। इसके बाद एक और बच रहा है, अलकनंदा जब पिंडार से मिलती है, अलकनंदा जब पिंडार नदी से मिलती है तो उसे हम लोग कहते हैं कर्ण प्रयाग, उसे हम लोग कर्ण प्रयाग कहते हैं। इसमें हमेशा कंफ्यूजन होते रहता है। तो देखिए एक तरफ अलकनंदा है, दूसरे तरफ अलग अलग नदी है, यानी भागीरथी, मंदाकिनी, नंदाकिनी, धौली गंगा, पिंडार, ये सब अलकनंदा की सहायक नदी है, ये सब अलकनंदा की सहायक नदी है। तो इस प्रयाग को जो है आप याद रखिएगा, देव प्रयाग हो, रुद्र प्रयाग हो, नंद प्रयाग हो, विष्णु प्रयाग हो, कर्ण प्रयाग हो, ये सब उत्तराखंड में है। और यहां पर जो केदारनाथ है, केदारनाथ भी उत्तराखंड में है। आगे आइए। डिजिटल अधिकार संगठन एक्सेस नाउ के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन किस देश में हुआ है? सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन जो है म्यांमार में हुआ है, म्यांमार में हुआ है। और इस रिपोर्ट के अनुसार अगर आप देखिएगा तो भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा शटडाउन कहां हुआ है? तो भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा शटडाउन हुआ है मणिपुर में। भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा शटडाउन कहां हुआ है? तो भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा शटडाउन मणिपुर में हुआ है। सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 9वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है? ओडिशा के पुरी में। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन जो है गुरुग्राम में किया गया है। और इस शांति केंद्र का नेतृत्वकर्ता जैन मुनि है, उसका नाम है लोकेश। जैन मुनि है, जैन धर्म को मानने वाला एक ऋषि है लोकेश मुनि।
वही जो है इसका नेतृत्व करेगा। किस राज्य में सेवामुक्त युद्धपोत आईएनएस गुलदार को भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनाया जाएगा? महाराष्ट्र। उष्णकटिबंधीय चक्रवात राय, सेरू और अल्फ्रेड किस महासागर में आया है? यह चक्रवात जो है दक्षिणी प्रशांत महासागर में आया है, दक्षिणी प्रशांत महासागर। किस कंपनी का ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है? फायरफ्लाई एरोस्पेस। फायरफ्लाई एरोस्पेस का कंपनी का ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है। अमेरिका का है ये, अमेरिका का कंपनी है ये। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में महाकुंभ 2025 से कितने रिकॉर्ड शामिल किए गए हैं? 19,000 लोगों के झाड़ू लगाने का रिकॉर्ड, हाँ। 8 घंटा में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा हैंड प्रिंट पेंटिंग करने का, हाँ। 4 अलग अलग स्थानों पर 360 लोगों द्वारा सफाई करने का रिकॉर्ड, हाँ। आंसर होगा उपरोक्त सभी। रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? आप सब लोग जानते हैं कि जो रणजी ट्रॉफी है क्रिकेट जगत से संबंधित है, क्रिकेट जगत से संबंधित है। और रणजी ट्रॉफी 2025 विदर्भ जीता है। किसको हराकर जीता? केरल को हराकर जीता है। जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय बना है, पहला शहरी निकाय बना है। जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय बना है अहमदाबाद। हाल ही में किस देश में 4000 साल पुराने वुडन सर्कल की खोज की गई है? डेनमार्क में। केंद्र सरकार ने कहां आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल शुरू की है? नई दिल्ली में। फीफा ने विश्व कप 2026 से किन किन देशों को प्रतिबंधित किया है? देखिए जो फीफा है ना जी, फीफा फुटबॉल का विश्व कप प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर आयोजित करता है। और फीफा विश्व कप 2026 की अगर हम बात करें तो फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको में होना है। कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको में जो है फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन होना है। और फीफा ने विश्व कप 2026 से जिन देशों को प्रतिबंधित किया है वो है रूस, पाकिस्तान और कांगो। न्यूकुम यूलो उत्सव में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने भाग लिया। यह किस राज्य या यूटी में मनाया गया है? यह अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में एक नीसी जनजाति है, उस जनजाति के द्वारा जो है एक प्रकार का मनाया जाने वाला कृषि उत्सव है, कृषि उत्सव। 1 मार्च 2025 को किस देश ने आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा कर दी है? अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा अमेरिका ने किया है। 1 मार्च 2025 को अमेरिका ने किया है। 7 मार्च को जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जन औषधि दिवस मनाया गया। वर्ष 2025 का थीम है, दाम कम दवाई उत्तम, दाम कम दवाई उत्तम। तो जो 7 मार्च है इस दिन को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2025 में 7 मार्च को जो हम लोगों ने जन औषधि दिवस के रूप में मनाया है उसका थीम है दाम कम और दवाई उत्तम। S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बैंक है यस बैंक। किस प्रदेश के रुषिकोंड बीच का ब्लू फ्लैग प्रमाणन अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है? आंध्र प्रदेश। पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक से निर्मित सिला हुआ जहाज कहां लॉन्च किया गया है? गोवा में। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? जर्मनी के नए चांसलर बने हैं फ्रेडरिक मर्ज।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी, सेबी के अध्यक्ष कौन बने? तुहिन कांता पांडे, तुहिन कांता पांडे। यमांडू ओरसी कहां के राष्ट्रपति बने हैं? उरुग्वे, उरुग्वे के राष्ट्रपति बने हैं, उरुग्वे, उरुग्वे। जानते हैं एगो बात जानिए, मानचित्र न लगाया पगला कहीं का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय की अर्धवार्षिक किस हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का विमोचन किया? सशक्त भारत, सशक्त भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने धोलावीरा का दौरा किया। यह स्थल किस द्वीप पर स्थित है? धोलावीरा द्वीप जो है खादीर द्वीप पर है, खादीर द्वीप पर है। और यह खादीर द्वीप जो है आपको गुजरात में है, गुजरात में है। खादीर द्वीप हो गया। खादीर द्वीप के बाद जो है अगर आपको देखा जाए तो आलिया बेट द्वीप हो गया, आलिया बेट द्वीप हो गया। आलिया बेट द्वीप के बाद जो है आपको खादिया बेट द्वीप हो गया, खादिया बेट द्वीप हो गया। ये सब द्वीप अगर देखा जाए तो ये सब द्वीप जो है आपको गुजरात में ही है। वही अगर सालसेट द्वीप की अगर आप बात करेंगे तो सालसेट द्वीप पर जो है आपको मुंबई बसा हुआ है, मुंबई जो है आपको सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। और सालसेट द्वीप पर जो मुंबई शहर बसा हुआ है वहां की आबादी 2 करोड़ के आसपास है। और सालसेट द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा मानव आबादी वाला द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा मानव आबादी वाला द्वीप है। और मुंबई सालसेट द्वीप पर ही बसा हुआ है। और मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी नगर कहा जाता है, भारत का आर्थिक राजधानी कहा जाता है। मुंबई एक बंदरगाह नगर भी है, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और जहां तक बाबू बंदरगाह का सवाल है, भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं। कांडला बंदरगाह गुजरात में कच्छ के खाड़ी में है, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में है। मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए ही नाहबा सोबाया जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह का निर्माण किया गया है। जो नाहबा सोबाया जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है वो महाराष्ट्र में ही है। फिर मार्मुगांव बंदरगाह गोवा में है, फिर मंगलुरु बंदरगाह कर्नाटक में है, फिर कोची बंदरगाह केरल में है। इसके अलावे जो है कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में है। और कोलकाता एक नदीय बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह का निर्माण किया गया है, वो भी कोलकाता में है। और कोलकाता बंदरगाह को भारत का पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। फिर पारादीप बंदरगाह ओडिशा में है। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। विशाखापत्तनम बंदरगाह बड़े बंदरगाहों में 13 बड़े बंदरगाहों में सबसे कहरा बंदरगाह है। फिर इसके बाद जो है आपको एन्नौर चेन्नई तूतीकोरिन बंदरगाह जो है आपको तमिलनाडु में है। और भारत का सबसे प्राचीनतम बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। और इन बंदरगाहों के अलावे एक पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है जो कि आपको बड़े बंदरगाह की श्रेणी में आता है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और वह एक प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी नगर जो पोर्ट ब्लेयर है वह दक्षिणी अंडमान पर है, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर है। और उसका नाम बदल करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है, वो भी एक बंदरगाह नगर ही है। और यहां पर बाबू धोलावीरा, धोलावीरा एक हड़प्पाई स्थल है, धोलावीरा एक हड़प्पाई स्थल है और यह गुजरात में है। और आजादी के बाद जितने भी हड़प्पाई स्थलों का उत्खनन हुआ है उसमें सबसे ज्यादा हड़प्पाई स्थलों का उत्खनन गुजरात में ही हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता से जब भी किसी भी एग्जाम में प्रश्न आता है तो वहां से ये आता है कौन वस्तु की प्राप्ति कहां से हुई है। तो जब भी आप हड़प्पा सभ्यता पढ़िए तो इस बात को जरूर याद रखिए, हाँ फलना चीज फलना जगह से मिला है, चिल्ला चीज चिल्ला जगह से मिला है। जैसे आपको नतर्की की मूर्ति मोहनजोदड़ो, जैसे स्टेडियम धोलावीरा से, स्टेडियम धोलावीरा से, जैसे जुता हुआ खेत कालीबंगा से, बंदरगाह नगर है लोथल, वहां से भी कई सारे वस्तु के प्रमाण मिले हैं। तो ये सब चीज जो है आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। मार्च 2025 में सेकेंड
खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन होगा? नई दिल्ली में होगा, नई दिल्ली। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को। 1 मार्च को मनाया जाता है। और 1 मार्च 2025 को जो शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है उसका थीम रहा है वी स्टैंड टुगेदर, वी स्टैंड टुगेदर। अगर आपको स्मरण हो तो जनवरी का पूरा दिवस और फरवरी का पूरा दिवस हम आपको करवा चुके हैं। अब यहां पर जो है मार्च का पूरा दिवस हम आपको करवा देते हैं। मार्च का पूरा दिवस जो है हम आपको यहां पर करवा देते हैं। और मार्च का दिवस जो है आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा और आशा करते हैं आप जनवरी फरवरी का दिवस जो है याद रखे होंगे। तो 1 मार्च तो आप देख ही लिए हैं, शून्य भेदभाव दिवस। 1 मार्च के बाद आपको 3 मार्च की अगर आप बात करेंगे तो जो 3 मार्च है विश्व वन्यजीव दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस का आयोजन जो है आपको 3 मार्च को होता है। इसके बाद 8 मार्च की अगर हम बात करें तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद जो है आगे अगर देखा जाए तो 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है आपको 15 मार्च को मनाया जाता है। फिर इसके बाद आगे अगर देखा जाए तो आगे 16 मार्च विश्व टीकाकरण दिवस। 16 मार्च की अगर हम लोग बात करें तो जो 16 मार्च है, 16 मार्च को जो है विश्व टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व टीकाकरण दिवस, विश्व टीकाकरण दिवस। इसके बाद आगे अगर देखा जाए तो आगे आपको 20 मार्च है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस जो है आपको 20 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद जो है आपको 21 मार्च को जो है विश्व वन दिवस मनाया जाता है। विश्व वन दिवस, विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। फिर इसके बाद जो है आपको 22 मार्च है। 22 मार्च की अगर आप बात करेंगे तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस मनाया जाता है। और आप सब लोग ये बात जानते हैं कि बंगाल का विभाजन होकर के बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। बंगाल का विभाजन होकर के बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। इसी वजह से 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च के बाद जो है आगे अगर देखा जाए तो आगे जो है आपको 23 मार्च है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का बलिदान दिवस। फिर 24 मार्च है। 24 मार्च की अगर आप बात करेंगे तो 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस यानी टीबी दिवस। विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस। और फिर आपको 27 मार्च है। और 27 मार्च की अगर आप बात करेंगे तो विश्व रंगमंच दिवस। 27 मार्च को जो है आपको विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। तो ये जो दिवस मनाया जाता है मार्च में, जनवरी फरवरी पहले बता दिए थे, मार्च हम आपको अभी बता दिए हैं। तो इसको भी जो है आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आशा करते हैं आप ये बात लिखे होंगे। अब आइए एक एक करके हम लोग याद करते हैं। शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व टीकाकरण दिवस, विश्व टीकाकरण दिवस। इसके बाद विश्व गौरैया दिवस, विश्व गौरैया दिवस, विश्व वन दिवस, विश्व वन दिवस, बिहार दिवस, बिहार दिवस। इसके बाद विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व रंगमंच दिवस, विश्व रंगमंच दिवस। तो इसको याद रखिएगा। अब आगे आइएगा। आगे देखिए, एनटीपीसी ग्रुप डी को लेकर एक ओपन टेस्ट चल रहा है मैथ रीजनिंग का। ठीक है, मैथ रीजनिंग का डिस्कशन के साथ चलता है और यह किसान कोल्ड स्टोर सेंटर पर चलता है।
संडे, प्रत्येक संडे को ही चलता है, 13 जुलाई को चलता है, समय है 4 बजे से, और यह है फ्री फॉर ऑल स्टूडेंट। समझ गए, सबके लिए फ्री है, आइए दीजिए। ठीक है, इतना कुछ फ्री में करते हैं, तैयो जो है ना कुछ जो चाटुकार विद्यार्थी सब है, चाटुकार विद्यार्थी समझते हैं, जैसे मीडिया चाटुकार होता है वैसे विद्यार्थी सब भी चाटुकार है, जैसे गोदी मीडिया होता है वैसे विद्यार्थी सब भी गोदी हो गया है। समझ गए, और जैसे कुछ अंधभक्त पत्रकार सब होता है वैसे विद्यार्थी सब भी कुछ अंधभक्त होता है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, ज्यादा बोलेंगे विवाद हो जाता है। इंस्टीट्यूट, देखिए ज्यादा बोलते हैं विवाद इसलिए हो जाता है क्योंकि हम सत्य बोलते हैं। ठीक है, और सत्य बात जो है ना मिर्ची की तरह लगता है। अब बहुत विद्यार्थी को लगेगा क्या ये तो आलोचना कर रहा है ना, आलोचना हम क्यों करेंगे किसी का। विचार एवं अभिव्यक्ति मेरा फंडामेंटल राइट है, किसी भी चीज पर हम विचार रख सकते हैं, चाहे बीपीएससी आंदोलन को लेकर विचार हो, बीपीएससी का मामला जब कोर्ट में गया उसको लेकर के विचार हो, एकदम रखा जा सकता, क्यों नहीं रखेंगे, एकदम रखेंगे। सबूत देने की बात की गई थी, क्यों नहीं दी गई, दिया जाना चाहिए था। कलेजा फेफड़ा सब बेचने की बात की गई थी, कम से कम सबूते दे देते। ठीक है, तो मेरा अपना विचार होता है, हम आलोचना किसी का क्यों करेंगे, हमको आलोचना करने का अधिकार थोड़े है किसी का। ठीक है, सिर्फ विचार रखने का अधिकार है, हम अपना विचार रखते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर, तो देखिए एगो बात जान लीजिए, पर्दा के पीछे और पर्दा के आगे बड़ी अंतर होता है। ठीक है, भोली भोली भाली बिहार की जनता, भोले भाले बिहार के स्टूडेंट को कैसे ठगा जाता है, गुमराह, हाँ ठगना भी कह सकते हैं। ठीक है, ठगना भी कह सकते हैं। ठीक है, तो खैर ठीक है, सबका अपना अपना है। ठीक है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी इंडेक्स में शीर्ष पर, कौन इंडेक्स में, इंडेक्स ये गए भाई, समझ गए, टेररिज्म इंडेक्स, टेररिज्म इंडेक्स, आतंकवादी सूचकांक, टेररिज्म इंडेक्स, टेररिज्म इंडेक्स, आतंकवादी सूचकांक। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी इंडेक्स में, टेररिज्म इंडेक्स में शीर्ष पर कौन देश रहा है, यानी कौन देश जो है आतंकवाद को ज्यादा बढ़ावा देता है, कौन देश आतंकवाद को ज्यादा बढ़ावा देता है, आतंकवाद को ज्यादा बढ़ावा देता है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो पहला स्थान पे है, दूसरा स्थान पर पाकिस्तानी है, तीसरा स्थान पर सीरिया है, तीसरा स्थान पर सीरिया है। भारत का रैंकिंग अगर देखा जाए तो 14वां है। चलिए आगे आइए, आओ हल्ला मत कीजिए। YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर कौन सी कंपनी रही है, अमेजॉन रही है, अमेजॉन। IQ एयर रिपोर्ट 2024 के अनुसार वायु प्रदूषण के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है, भारत 5वां स्थान पर रहा है। वायु प्रदूषण के मामले में भारत 5वां स्थान पर, प्रथम स्थान पर है चाड, चाड अफ्रीका महादेश का देश है, चाड। द्वितीय स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर है कांगो है, कांगो है, कांगो। तीसरा स्थान पर है बांग्लादेश, बांग्लादेश। और चौथा स्थान पर है आपको पाकिस्तान, पाकिस्तान। और 5वां स्थान पर है भारत, 5वां स्थान पर है आपको भारत, 5वां स्थान पर है भारत। आगे आइए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल
पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की रिपोर्ट 2024 के अनुसार हथियार आयात तक देशों में शीर्ष पर रहा है। यानी कौन देश जो है हथियार सबसे ज्यादा खरीद रहा है। तो सिपरी का रिपोर्ट यह बतलाता है कि सबसे ज्यादा हथियार आयातक देश है यूक्रेन, 1 नंबर पर है। अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, तो उसको हथियार की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो बेचारा खरीद रहा है, अपना लड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यूक्रेन आयातक है। भारत भी पीछे न है, दूसरा स्थान पे है। तीसरा स्थान पे कतर है, चौथा स्थान पे अरब है, सऊदी अरब है। वहीं अगर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट 2024 के अनुसार हथियार निर्यातक देशों में अगर हम लोग देखें, हथियार निर्यातक देशों में अगर देखें, तो हथियार निर्यातक देशों में सबसे ज्यादा हथियार का निर्यात करता है अमेरिका। दूसरा स्थान पर अगर देखा जाए तो दूसरा स्थान पर फ्रांस है, और तीसरा स्थान पर अगर देखा जाए तो तीसरा स्थान पर जो है आपको रूस है। तीसरा स्थान पर आपको कौन है? रूस। तीसरा स्थान पर रूस है। समझ गए? तो आप इस बात को जो है याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अरे अमेरिका का काम यह है, दो देश के बीच युद्ध लड़ाना, हथियार बेचना, पैसा कमाना। ठीक है, अमेरिका के चक्कर में किसी को नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अमेरिका दोहरे चरित्र का है। समझ गए? और जो भी दोहरे चरित्र का हो उसके चक्कर में एकदम मत पड़िए, चाहे कोई भी हो। विश्व का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? देखिए, जहां तक सड़क नेटवर्क का सवाल है, सड़क नेटवर्क में जो है प्रथम स्थान पर है यूएसए, और द्वितीय स्थान पर है अपना देश भारत। द्वितीय स्थान पर है अपना देश भारत। 26वें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंडिया 2024 का अवार्ड किन्हें दिया गया है? नितिन कामत को दिया गया, नितिन कामत को दिया गया है। और ये जो 26वें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड 2024 है, इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की अगर हम लोग बात करें तो केवी कामत को दिया गया है। फिर जो है आपको उद्यमी सीईओ ऑफ ईयर, उद्यमी सीईओ ऑफ ईयर का अवार्ड अगर देखा जाए तो अनीश शाह को मिला है, और डॉक्टर एस सोमनाथ को जो है विशेष जूरी अवार्ड मिला है। विशेष जूरी अवार्ड, विशेष जूरी अवार्ड मिला है। समझ गए? आगे आ जाइए। अब डॉक्टर ए एम ट्यूरिंग पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है? ये जो ट्यूरिंग पुरस्कार है, ये पुरस्कार जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया जाता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया जाता है, और कंप्यूटर के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसे कंप्यूटर का नोबेल भी कहा जाता है। और 2024 का यह पुरस्कार जो है एंड्रयू जी बाल्टो और रिचर्ड एस सटन, एंड्रयू जी बाल्टो और रिचर्ड एस सटन को मिला है, यानी ए और बी दोनों। 24वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन्हें दिया गया है? बेस्ट एक्टर का अवार्ड अगर देखा जाए, कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन भूल भुलैया के लिए, भूल भुलैया के लिए, भूल भुलैया 3 के लिए, 2 या 3 जो भी हो। ठीक है, कार्तिक आर्यन। और इसके बाद जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किरण राव को मिला है लापता लेडीज के लिए। और आईफा 2025 के अंतर्गत जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड लापता लेडी को मिला है, लापता लेडी को मिला है। अब बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नितांशी गोयल, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है नितांशी गोयल को मिला है लापता लेडीज में ही अभिनय करने के लिए। जो महिला गुम हुई थी वही ना थी? हाँ वही थी। समझ गए?
और आईफा 2025 के अंतर्गत जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की अगर हम लोग बात करें तो राकेश रोशन को मिला है। राकेश रोशन को मिला है, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। आईफा 2025 के अंतर्गत बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया में काम करने के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड नितांशी गोयल को लापता लेडीज में काम करने के लिए, बेस्ट फिल्म का अवार्ड लापता लेडीज को, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किरण राव को लापता लेडीज का डायरेक्शन करने के लिए, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राकेश रोशन को मिला है। प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमिता में योगदान के लिए किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? डॉक्टर श्रीधर मित्ता। शांति और स्थिरता के लिए किन्हें गोल्ड मरकरी पुरस्कार 2025 दिया गया है? ढलाई लामा को दिया गया, ढलाई लामा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजक देश कौन था? पाकिस्तान। आयोजक देश पाकिस्तान था, लेकिन भारत पाकिस्तान जाकर नहीं खेला। इसका आयोजन पाकिस्तान और यूएई दोनों जगह हुआ था। तो भारत का सारा मैच जो है ऐसे शेड्यूल किया गया था कि यूएई में ही हुआ, और भारत जो है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है आपको भारत जीता है, और किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। और फाइनल मैच में जो है मैन ऑफ द मैच कौन बने थे? रोहित शर्मा। और ओवरऑल इस ट्रॉफी का मैन ऑफ द सीरीज कौन बना था? रचिन रवीन, न्यूजीलैंड का। अच्छा खेला था। 12वां सैन्य अभ्यास खंजर 2025 का आयोजन भारत और किस देश के बीच होगा? भारत और किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान। नौसेना अभ्यास बोंगोस सागर 25 के चौथे संस्करण का आयोजन कहां किया जाएगा? बंगाल की खाड़ी में। पीएम सूर्य घर योजना को स्थापित करने में शीर्ष पर कौन रहा है? कौन रहा है? गुजरात रहा है, गुजरात रहा है, गुजरात। मूडीज ने, एक क्वेश्चन पहले भी आया है, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? 6.5% है। 6.4 है। हाँ सॉरी 6.4, हाँ 6.4 होगा, सही है बोले, हम ही गलत बोले। किस स्पेस एजेंसी ने पंच मिशन लॉन्च किया है? कौन लॉन्च किया है पंच मिशन? नासा। कौन लॉन्च किया है? नासा। आगे है, किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया है? पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम अगर देखा जाए तो यह जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ऊर्जा साक्षरता अभियान को किसने शुरू किया है? टाटा पावर ने। किस राज्य सरकार की सभी नगर निगमों को सौर ऊर्जा से संचालित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश। और नगर निगम की अगर आप बात करेंगे तो ये शहरी निकाय है, और देश में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहां हुई थी? देश में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना हुई थी मद्रास में। कहां हुई थी? मद्रास। कब हुई थी? 1688। फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन कहां किया जाएगा? फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन जो है आपको नई दिल्ली में किया जाएगा। कहां किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। नई दिल्ली। नेक्स्ट, फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? संस्कृति मंत्रालय। महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है? प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है आपको पंजाब। एक्सिलरेट एक्शन थीम के साथ, यानी कार्य में तेजी लाना। एक्सिलरेट एक्शन का हिंदी होता है कार्य में तेजी लाना। एक्सिलरेट एक्शन थीम के साथ अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? 8 मार्च को मनाया गया। 8 मार्च। भारत की पहली महिला विधि सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है?
अंजू राठी राणा को, अंजू राठी राणा को। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। और सबसे ज्यादा बाघ भी कहां है? मध्य प्रदेश में। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को टाइगर रिजर्व है। ओ, एक रोज बताए थे ना, हैं? राष्ट्रीय उद्यान बताए थे। ओ अच्छा, अच्छा ठीक है, 1 मिनट में देख लीजिए। कार्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में कहां है? दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में। कहां है? उत्तर प्रदेश में। वाल्मीकि बिहार में, वाल्मीकि बिहार में। इसके बाद जो है आपको, इसके बाद जो है आपको मानस, नामेरी, काजीरंगा, ये सब कहां है? असम में। कहां है? असम में। डाम्पा कहां है? मिजोरम में। डाम्पा कहां है? मिजोरम में, मिजोरम में। फिर सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहां है? पश्चिम बंगाल। बुक्सा कहां है? कहां है? सिमलीपाल कहां है? ओडिशा। सिमलीपाल, पलामू झारखंड, पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व। फिर इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहां है? छत्तीसगढ़। इंद्रावती, इंद्रावती, नागा अर्जुनम और शेषाचलम टाइगर रिजर्व कहां है? कहां है? आंध्र प्रदेश। कमल टाइगर रिजर्व कहां है? तेलंगाना। कहां है? अन्नामलाई मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहां है? तमिलनाडु। कहां है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहां है? कर्नाटक। कहां है? मेलघाट, पेंच, सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहां है? महाराष्ट्र। कहां है? महाराष्ट्र। इसके बाद सतपुड़ा, पेंच, ये सब टाइगर रिजर्व कहां है? मध्य प्रदेश। कहां है? रणथंभौर, सरिस्का, ये सब टाइगर रिजर्व कहां है? हैं? राजस्थान। आगे आइए। किस राज्य या यूटी ने महिला समृद्धि योजना शुरू किया है? किस राज्य या यूटी ने महिला समृद्धि योजना शुरू किया है? यह योजना शुरू किया है आपको नई दिल्ली ने। किसने शुरू किया है? नई दिल्ली, नई दिल्ली ने शुरू किया है। नई दिल्ली, नई दिल्ली। महिला का ही समृद्धि हो, पुरुष सब चल जाए कहीं। असम सरकार ने जगीरोड इलेक्ट्रिक सिटी का नाम किनके नाम पर रखने का फैसला किया है? रतन टाटा। किसके नाम पर? रतन टाटा। आर्द्र भूमि का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए किस भारतीय महिला को सम्मानित किया गया है? जयश्री वेंकटेशन, जयश्री वेंकटेशन। 12 मार्च 2025 को मॉरिशस के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? मॉरिशस के स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि जो है आपको नरेंद्र मोदी थे। और मॉरिशस के स्थापना दिवस पर 2 बार नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि रहे हैं। पहली बार 2015 में और दूसरी बार 2025 में। पहली बार 2015 में और दूसरी बार जो है आपको 2025 में, दूसरी बार 2025 में। आगे आइए। किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि वो अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगा? असम ने, असम ने यह घोषणा किया है कि वह अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगा। और असम यह काम इसरो के मदद से करेगा। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की मदद से करेगा। इसरो की स्थापना कब हुई है? 1969 में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहां संपन्न हुआ? शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में संपन्न हुआ। और इस महोत्सव का उद्घाटन किए थे अमित शाह। अमित शाह, सुनिए सुनिए, जानते हैं बिहार के लोग तो हर जगह हैं। मिथिलांचल के लोग मतलब दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, ये सब जगह के अनेकों लोग जो है गुजरात में जाकर के व्यवसाय कर रहा है या फिर गुजरात में जाकर के फैक्ट्री में काम कर रहा है।
उससे गुजरात को काफी फायदा होता है। तो इस महोत्सव का उद्घाटन जब अमित शाह किए तो वो जो है बिहार और गुजरात के रिश्ता को काफी मधुरता पूर्वक दर्शाया कि देखिए मिथिलांचल के लोग कितने अच्छे हैं कि गुजरात के विकास में जो है अपना योगदान दे रहे हैं। अरे सही बात है ये, अरे सही बात है ये, ठीक है। आपको क्या लग रहा है, मजाक कर रहे हैं? ऐसा ही है। बच्चों के नियमित टीकाकरण की डिजिटल निगरानी के लिए किस राज्य ने राइज ऐप लॉन्च किया है? राइज ऐप लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट, मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहां किया जाएगा? हैदराबाद में। हैदराबाद में। पहला सूर्य वेदानम उत्सव का आयोजन कहां किया गया? बिहार में। बिहार में। अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 किन्हें दिया गया? उदय प्रकाश को। उदय प्रकाश को। किस देश में पृथ्वी पर सबसे पुराना उल्का पिंड की पहचान की गई है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। देश का पहला अस्थाई कलाग्राम कहां बनाया जाएगा? कहां बनाया जाएगा? प्रयाग में। प्रयाग में। प्रयाग में बनाया जाएगा। प्रयाग। प्रयाग में बनाया जाएगा। प्रयाग। प्रयाग। प्रयागराज। एक नवीनतम सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितना प्रतिशत भूभाग पर वन है? भारत के कुल 25.17% भूभाग पर वन है। और जानते हैं वन मानव के लिए जो काम फेफड़ा करता है वही काम हमारे वातावरण के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए जो है वन करता है। और कुल क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर वन होना चाहिए, लेकिन भारत के कुल क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर वन नहीं है। इसी वजह से वृक्षारोपण को काफी प्रेरित किया जाता है कि लोग वृक्षारोपण करें। और आपको वन महोत्सव मनाया जाता है, और वन महोत्सव मनाने के कार्यक्रम की शुरुआत के.एम. मुंशी के द्वारा किया गया था। के.एम. मुंशी के द्वारा किया गया था। और आपको आजाद भारत में पहली वन नीति 1952 में आई थी, जिसमें संशोधन 1988 में हुआ, और उसमें यह प्रावधान किया गया था कि कुल क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर वनों का विस्तार करने को लेकर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जाएगा, और चलाया भी जाता है। तो आपको जहां तक भारत में वन का सवाल है, 25.17% भूभाग पर है। और भारत में सबसे अधिक वन अगर देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है, और सबसे कम वन अगर देखा जाए तो सबसे कम वन जो है आपको हरियाणा में है। लेकिन अगर प्रतिशतता के आधार पर वन देखा जाए तो प्रतिशतता के आधार पर सबसे अधिक वन जो है आपको मिजोरम में है। कहां है? मिजोरम में। मिजोरम में है। किस राज्य ने भारत के रुपया के प्रतीक की जगह अपना दूसरा प्रतीक जारी किया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु किया था। उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड ने कहां तबाही मचाया है? ऑस्ट्रेलिया में तबाही मचाया है। ऑस्ट्रेलिया। कहां पर पयोधी मिल्क बैंक का शुभारंभ किया गया है? एम्स दिल्ली में। एम्स दिल्ली में किया गया है। एम्स दिल्ली। 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब कौन जीता है? प्रणब वेंकटेश। प्रणब वेंकटेश। प्रणब वेंकटेश। प्रणब वेंकटेश। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया है? पंजाब। पंजाब। सेंट एथनीज समारोह का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका।
थीम ए जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल के साथ विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? 15 मार्च को मनाया गया है। कृषि पर पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक मार्च 2025 में भारत और किस देश के बीच हुआ है? भारत और चिली के बीच हुआ है। भारत और चिली। किस राज्य सरकार ने राज्य विविधता कार्य योजना का अनावरण किया है? इसका अनावरण किया है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। एआई चैटबॉट जड़मा 3 को किसने लॉन्च किया है? गूगल। गूगल ने लॉन्च किया है। गूगल। एआई चैटबॉट ग्रॉक को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? XAI ने। XAI ने लॉन्च किया है। चलिए अब सुनिए 1 मिनट। कहां जाइएगा? कहीं जाइए मत। चलिए सुनिए। कल जो है, अब सुनिए 1 मिनट। स्पेशली डेली टेस्ट वाले लोग बोल रहे हैं, डेली टेस्ट वाले लोग को बोल रहे हैं जो डेली टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए डेली टेस्ट में भी 50-60% विद्यार्थी है जो आपको बिहार पुलिस का परीक्षा देने जा रहा है। हाँ या ना? एकदम हाँ। ठीक है, एकदम हाँ। तो आपको जो है एक तो करेंट का क्लास 500 क्वेश्चन हो गया है, 550 और बाकी है। कल शाम में 5 बजे से क्लास लगेगा। कल शाम में करंट का क्लास कितने बजे से लगेगा? 5 बजे से, और 9 साढ़े 9 बजे तक खत्म कर देंगे। कल करंट को खत्म कर देंगे और फिर परसों संडे को रात में 8 बजे से यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन, पॉलिटी के 100 क्वेश्चन और ज्योग्राफी के 100 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। और बिहार पुलिस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, और मैराथन क्लास होगा। अब कितने देर का होगा वो हमको भी नहीं पता है। 300 क्वेश्चन डिस्कशन खत्म हो जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यही है। और जो भी डेली टेस्ट वाले लोग हैं, आप लोग ऑफलाइन बोल रहे हैं और ऑनलाइन भी डेली टेस्ट एप्लीकेशन पर भी ये क्लास लाइव है डेली टेस्ट में। तो डेली टेस्ट वाले जो लोग हैं, कल भी आपका है। ऐसे समान तौर पर डेली टेस्ट मंडे टू फ्राइडे चलता है। कल भी है शाम में 5 बजे से करंट का क्लास, और परसों हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के 300 क्वेश्चन का डिस्कशन जो है हम आपके साथ रात में 8 बजे से यूट्यूब चैनल पर करेंगे। तो एप्लीकेशन पर जो बच्चा लाइव है वो लोग, आप लोग जो है आप कर लीजिएगा, यूट्यूब पे ही कर लीजिएगा। और डेली टेस्ट में वो 300 क्वेश्चन जो है हम अपलोड करवा देंगे। और आप सब लोग जो है डेली टेस्ट वाले हैं, डेली टेस्ट वाले जो भी होंगे उसको संस्थान जो है अवेलेबल करवाएगा। ठीक है, डेली टेस्ट में जिसका एडमिशन है उसको वो 300 क्वेश्चन संस्थान अवेलेबल करवाएगा। जैसे करंट का अवेलेबल करवाया है ना, वैसे वो भी अवेलेबल करवाएगा डेली टेस्ट वाले जो बच्चे हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं डेली टेस्ट में जो है आपको ऐसा नहीं है कि जो है डेली टेस्ट में जो है चलिए ठीक है, मिलते हैं। आप लोग बैठे रहिए 1 मिनट, मिलते हैं। आप लोग बैठे रहिए। चलिए ठीक है, ऑनलाइन वाले लोग मिलते हैं कल शाम में 5 बजे। आप लोग बैठे रहिए। उतना बात ऑनलाइन वाला से काहे करेंगे, आप लोग से करेंगे।